अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड लेक्चर है प्रैक्टिकल्स पर, जिसमें हम वेरीफाई करेंगे लॉ ऑफ टेंशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेस स्ट्रिंग यूजिंग अ सोनोमीटर। इसमें सबसे पहले आउटलाइंस में हम प्रीवियस नॉलेज देखेंगे, थ्योरी थोड़ी सी रिलेटेड इससे, ऑपरेटर्स, फिर डायग्राम इसकी एक्सप्लेन करेंगे, प्रोसीजर कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, रिजल्ट्स, प्रिकॉशंस इसके क्या हैं, यूजेस इसके क्या हैं, लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास है सोनोमीटर। सोनोमीटर हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हमारे पास क्या है। सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ होल रेक्टेंगुलर वुडन होल। लास्ट टाइम आपको लैब में बताया गया, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सोनोमीटर क्या है आपके पास। सोनोमीटर क्या है आपके पास, एक होलो रेक्टेंगुलर वुडन है ऑफ मोर देन रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऑफ मोर देन 1 मीटर लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 मीटर तक भी हम इसकी रख सकते हैं, ठीक है। विद अ हुक एट वन एंड एंड अ पुली एट द अदर एंड। एक एंड पर इसके हमारे पास पुली होती है और दूसरे एंड पे हमारे पास जो है, दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को फिक्स्ड कर देते हैं एट द हुक के साथ। और या सेकंड आप कह सकते हैं कि एक साइड, एक एंड पे हम इसके जो है वो हैंगर जो है, वेट वाला हैंगर जो है उसको अटैच करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ टेंशन। अब लॉ ऑफ टेंशन हमारे पास क्या है, अगर इसको हम देखें, इसको डिफाइन करें तो लॉ ऑफ टेंशन हमारे पास है, इट स्टेट्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। यानी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होंगी, यानी कि F इज इक्वल टू इज F मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टी विच इज इक्वल टू L एंड M। यानी कि हमारे पास यहाँ पे L और M क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा, लेंथ एंड मास। इसका फार्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, जिससे हम देखते हैं कि T इज इक्वल टू, आपके पास फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 L अंडर रूट टी बाय एम। यानी कि यहाँ पे टी हमारे पास टेंशन है, मास पर यूनिट लेंथ है एम, और एल हमारे पास लेंथ है, और एफ हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो फर्स्ट जो हमारे पास था लॉ ऑफ लेंथ, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स कौन सी थी, यानी कि टी और एम हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, टी एंड एम। यानी कि ये फार्मूला है आपके पास, टी और एम इसमें कांस्टेंट था, तो हमने फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन जो है लेंथ के साथ किया। अब जब हमारे पास लॉ ऑफ टेंशन है तो इसमें हमारे पास क्या है, आपके पास जो है वो एल और एम जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि लेंथ और मास यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, और डायरेक्ट रिलेशन इसका फ्रिक्वेंसी के साथ इसका है, टेंशन का। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ टेंशन। यानी कि हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी इसकी जो है वो इंक्रीज कर रही है तो इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन का होगा वो इसके साथ ही इंक्रीज करेगा। तो देन हमारे पास टर्म है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स इस तरह की वेव्स होती हैं जिसके लिए हमें जो है वो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसके लिए मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, साउंड वेव जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वो जो होती हैं वो थ्रू अ वैक्यूम जो है वो ट्रेवल करती हैं, जो आपके पास साउंड वेव्स होती हैं। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं रिक्वायर्ड द मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत होती है, कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम, ये वैक्यूम से पास नहीं कर सकती।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है इसकी प्रोग्रेसिव वेव्स जो होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उन्हीं को फर्दर टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स में। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स में डिफरेंस ये होता है कि जो आपके पास ट्रांसफर वेव्स होती हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम आपके पास रिक्वायर होता है, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के दरम्यान, और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव्स की। लेकिन जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होती है वो पैरेलल होती है उनकी मेन पोजीशन के। ये इनमें डिफरेंस आता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास पैरेलल उन पार्टिकल्स की जो है वो डायरेक्शन होगी, जो इनका वे है प्रोपगेशन का, और जो आपके पास ट्रांसफर वेव्स हैं उनमें वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो दो वेव्स हैं उनकी सेम फ्रिक्वेंसी होगी और वो ट्रैवल करेंगे इन द सेम डायरेक्शन और एक ही डायरेक्शन में। लेट्स सपोज अगर इसको हम देखें कि आपके पास अगर एक वेव जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो सेकंड वेव सेम फ्रिक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेगी तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। सेम फ्रिक्वेंसी की ऑलमोस्ट उसके ये इकट्ठी होंगे एक साथ चलेंगे, तो ये हमारे पास होता है इंटरफेरेंस का फिनोमेना। अब रेजोनेंस क्या होती है हमारे पास? रेजोनेंस आपको पता है, लास्ट टाइम भी मैंने इसको डिफाइन किया था कि जब हम रेजोनेंस का फिनोमेना जब दो फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, तो देन हम कहते हैं कि यहाँ पर जो रेजोनेंस का फिनोमेना है वो occur होता है। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास, फ्रिक्वेंसी जो है वो आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम के लिहाज से कितना टाइम पीरियड जो है जिसको हम बोलते हैं कि एक वेव जो है यहाँ से मूव करते हुए एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो वन पीरियड जो है उसका कंप्लीट होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। तो नेक्स्ट उसके बाद है बीट। अब बीट किस तरह की वेव्स होती हैं? टू वेव्स, ठीक है, टू वेव्स जो है वो मतलब कर रही हैं, प्रोपिगेट कर रही हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो करती हैं और उनकी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। यानी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेव जो है ये आपके पास मूव कर रही है और सेकंड की स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी लेकिन सेम डायरेक्शन होगी जिसमें वो मूव करेगी, तो ये आपके पास फिनोमेना होता है बीट्स का। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे पास लॉ ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, ये जो हम लॉज पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, नेक्स्ट लॉ ऑफ मैथ है, ठीक है, ये तीनों लॉज हैं, इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेशन। अब जो लॉज ऑफ वाइब्रेशन है ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? इन अकोस्टिक यानी कि साइंस में जो है वो, साउंड में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आर ट्यून, उनको ट्यून करने के लिए, एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ वाइब्रेशन। अगर इंस्ट्रूमेंट की कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सेटिंग करनी है उसको करेक्ट करने के लिए, तो हम ये लॉज के नॉलेज को यूज़ करके उसको ठीक करते हैं। स्ट्रिंग्स एंड द अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स लाइक इंटरफेरेंस, रेजोनेंस एंड बीट। इंटरफेरेंस, रेजोनेंस और बीट्स के फिनोमेना भी हम इन लॉज को जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास सोनोमीटर, इस एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं, सोनोमीटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 3 ट्यूनिंग फॉक्स होने चाहिए ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के, वेट्स होना चाहिए विद द हैंगर, ठीक है, रबर पैड, शार्प वेजिस, मेटेलिक वायर, पेपर रीडर्स, ठीक है, पेपर राइडर्स, मीटर रॉड एंड कैलकुलेटर। ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं, ये वाली जो सारे आपके पास टर्म्स मैंने प्रोनाउंस किया, आपके पास सारी टर्म्स जो है वो ऑपरेटर्स में होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है इस प्रैक्टिकल के। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है इस ऑपरेटर्स की, ठीक है, यहाँ पे ये देखें आप, ये हमारे पास होगा हैंगर जिसमें आप वेट जो है वो इंपोर्ट करेंगे, और ये आपके पास ये जो ब्लैक वायर है ये आपके पास वायर है, ठीक है, मेटेलिक वायर जिसको बोलते हैं।
ये जो है आपके पास ये मूवेबल ब्रिजेस भी इसको बोलते हैं और वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड, ये आपके पास सोनोमीटर है। ये जो वुडन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास सोनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे पुली लग जाती है फ्रिक्शन है, जिसके थ्रू ये वायर जो है वो यहाँ पर हम स्ट्रेच करते हैं कि वो जो वायर जो है वो फुल स्ट्रेच होनी चाहिए। पेपर रॉड यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इसके ऊपर, वायर के ऊपर। तो देन हम ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ करते हुए इसको जो है वो सेट करते हैं। सेकंड, इसकी और डायग्राम यहाँ पे एक शो है। ये मीटर रॉड आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है। मीटर रॉड से आप इसकी लेंथ जो है वो करते हैं। लॉ ऑफ टेंशन में आप जो है इसकी फ्रिक्वेंसीज को चेंज करते हुए मास को इसको हम परफॉर्म करते हैं। यानी कि इसको हम टेबल से देखेंगे कि नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग्स किस तरह से लेते हैं और इसको किस तरह से करते हैं। ये वाला जो स्टेटस है डायग्राम हमारे रिक्वायर्ड है प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर में क्या है, आई फिक्स द वायर एट वन एंड ऑफ द सोनोमीटर एंड पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एंड अदर एंड ऑन फ्लोटेड weights were hung as the frictionless pulley and the other end on which floated weights were hung as the requirements of the experiment। ये जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि आपके पास ये सोनोमीटर है कि एक साइड पे यहाँ पे आप हैंग के साथ जो है वो वेट अटैच करेंगे वायर के साथ। यहाँ पे वेजेस हैं, वेजेस के सेंटर में यहाँ पे वायर के ऊपर आप जो है वो पेपर राइडर को इंपोर्ट करेंगे। तो देन आप इसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए इसकी फाइंड आउट करेंगे। I took the sharp wedges of equal height and placed them under the wire to produce tension. Took sharp wedges of equal height। अब जो wedges आप रख रहे हैं यूज कर रहे हैं, यानी कि ये wedges है आपके पास सेकंड wedges, अब ये सेम हाइट के होने चाहिए, ठीक है। अंडर द वायर टू प्रोड्यूस द टेंशन, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगी टेंशन इन द वायर बिटवीन द wedges। आई पुट सुटेबल मास। अब आप मैथ जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास एंगल लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें आप जो है वो मास जो है इंपोर्ट करेंगे। मास 1.5 से 3 के तक आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 से 3 के ले सकते हैं इन द हैंगर इंक्लूडिंग है। आई मेड द वी शेप पेपर राइडर एंड पुट इट ऑन द वायर इन बिटवीन द वेजेस। अब ये जो आपके पास दो वेजेस हैं इनके दरमियान में आप क्या करेंगे, वी शेप पेपर राइडर जो है वो इसके ऊपर पुट करेंगे। I struck the tuning fork on the rubber pad and pressed its stem against the surface of sonometer board gently, keeping the tuning fork vertical। अब क्या करेंगे, रबर पैड के ऊपर आप स्ट्राइक करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क को, देन उसको जो है वर्टिकली सोनोमीटर बोर्ड के ऊपर जो है उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। आई डिड सो बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वेजेस। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे वेजेस के दरमियान। एट सम पार्टिकुलर डिस्टेंस द पेपर राइडर बिगेन टू फ्लट। यानी कि पेपर राइडर जो है फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा आपका कुछ डिस्टेंस पे, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा जिसपे वो फॉल करेगा। आई ट्राई दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन टिल पेपर राइडर फ्लू अवे। अब इस प्रोसेस को आप करते जाएंगे बार बार जब तक वो पेपर राइडर जो है फ्लाई कर जाता, फ्लू नहीं कर जाता, गिर जाता। आई नोटेड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेजेस विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड के थ्रू जो है वो आप वेजेस की जो है डिस्टेंस को नोट करेंगे। सिमिलरली आई फाउंड द रेजोनेंट लेंथ अगेन एंड टू क्लियर मी। अब दो एक दफ़ा पहले बार बार आपने उसको परफॉर्म किया, पेपर राइडर को गिराया, देन आपने डिस्टेंस जो है वो नोट किया, उसको हम L1 से डिनोट करते हैं। फिर सेम प्रोसेस आप अगेन करेंगे रेजोनेंट लेंथ को अगेन एंड टू क्लियर मी। फिर उन दोनों रेजोनेंस का जो एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से आपने वैल्यूज ली उनका मीन निकालेंगे आप। I repeated the experiment with other two tuning forks of different frequencies, keeping resonant length unchanged. Tuning forks of different frequencies, keeping resonant length unchanged, but by the changing the weights in the hanger। अब देखिए फर्स्ट वाला I unchanged by the changing the weights so that the paper rider again flew away। इस तरह से पेपर राइडर जो वो again flew away। For each tuning fork, the ratio between frequency f and under root p is the constant, so law of length is verified। तो law of tension आएगा यहाँ पे, ठीक है। law of tension is verified। इस तरह से law of tension जो है वो verify हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन होंगी। इसमें रेजोनेंट लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि जो मैंने आपसे कहा कि आपने फिक्स कर लेनी है, ये लेंथ है आपके पास एल, दो वेजेस के दरमियान में, यहाँ पे आपके पास वेजेस हैं, उनके दरमियान में जो लेंथ होगी वो आपने यहाँ पे नोट करके लिख देनी है। देन फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क आपने लेट्स सपोज 512 फ्रिक्वेंसी का लिया है, मास आपने जो स्पेंड किया है वो 2000 ग्राम है। अगर इसको ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्राम्स में आपका जो है वो टेंशन के यूनिट्स अगर ग्राम और वेट की में लिखने हैं तो फिर आप इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दें। देन टेंशन फाइंड आउट करेंगे। टेंशन का फार्मूला हमारे पास मैथ मल्टीप्लाई बाय 981 जी की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, टी इज इक्वल टू एम जी है, हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, जो आपके पास ये लेंथ आएगी टेंशन, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है और फिर फ्रिक्वेंसी को जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू पे जो है वो डिवाइड कर देना है, तो आपके पास की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाली जो आपके पास एफ ओवर अंडर रूट टी की वैल्यूज आएंगी, ये अगर इक्वल टू कांस्टेंट आती है ऑलमोस्ट जो है वो सेम है आपकी थ्री वैल्यूज की, थ्री डिफरेंट यूनिट बॉक्स। लेट्स सपोज 512 है फर्स्ट, सेकंड आपके पास 480 है, 320 है, तो आपने डिफरेंट यूनिट बॉक्स पे जो है इनकी वैल्यूज जो है वो कर लेनी है और फिर उनकी कैलकुलेशन कर लेनी है थ्रू अ कैलकुलेटर। तो रिजल्ट आपके पास ये आना चाहिए, सिंस एफ ओवर एल इज इक्वल एस टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर द लॉ ऑफ टेंशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज वेरीफाइड। तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा इस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट प्री क्वेश्चन इसकी क्या है, द वायर यूज शुड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म डायमीटर। ये जो आप वायर यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर यूनिफॉर्म डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग वेज ऑफ शार्प एजेस, जो वेज यूज कर रहे हैं उनके शार्प एजेस होने चाहिए ताकि वो स्ट्रेच हो सके आपका स्ट्रिंग। उसके बाद कीपिंग द ट्यूनिंग फॉर्क वर्टिकल ऑन द वुडन बोर्ड एंड इंश्योर दैट इट डज नॉट टच द वायर। अब जो ट्यूनिंग फॉर्क होना चाहिए वो वर्टिकल होना चाहिए और वायर को टच ना करे। उसके बाद हम ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को आपने देखना है, ठीक है। आपको मैंने एक्सपेरिमेंट आपको करवाया है, ठीक है, उसमें अंडरस्टैंडिंग करवाई है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने तैयार करना है, ठीक है, कि किस तरह से इनको हम आंसर दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मैं पूछूंगी कि इनके आंसर क्या हैं। उसके बाद यूजेस इसके क्या है, ट्यूनिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये रेफरेंस बुक्स है जिनसे आप इन प्रैक्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं और ठीक है उसकी रीडिंग टेबल आपको वो भी मिल जाएगा।